आज 9 तारीख है, 10-11 को आखिरी चुनाव का वोटिंग होना है, फिर 14 को रिजल्ट आना है। मेरा ख्याल से अभी जो लीड पहले चरण जो ख़त्म हुआ है, दूसरे चरण में जो गेन करने की उम्मीद है वो फिर महागठबंधन को इस तरह से सरकार बनाने जा रही है। अगर 10-15 सीट कम पड़ेगी या 8-10 सीट कम पड़ती है तो मजलिस और अन्य का भी जुगाड़ लगाने का पूरा ये कर दिया। आप लोगों को पता है कि अमित शाह को अपनी स्थिति दी गई है, इसलिए वो पटना में अपना डेरा डंडा जमा लिए हैं। जिस 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं वहाँ के लिफ्ट के कैमरास जितने भी हैं उसको उस पर पेपर चिपका दिया गया है। अरे भाई, आप किससे मिल रहे हो? आप देश के गृह मंत्री हो। आप ऐसा अगर आपके निगरानी में नहीं हो रहा है तो आप इनको मना क्यों नहीं करते हैं कि होटल के स्टाफ आपके कैमरे के ऊपर पेपर क्यों चिपका रहे हैं? ये अंदरूनी खबर है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को इस खास विशेष कड़ी रिपोर्ट में यही इजाज़त दीजिए। तहसीन गिलानी लाइव के चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए तहसीन गिलानी लाइव के साथ। जय हिंद और नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तहसीन गिलानी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन ने इस बिहार चुनाव में ख़ासकर दरभंगा के आसपास की सीटों का जो विश्लेषण किया था, बहुत सारे चीज़ों में तहसीन जो है दिखाया वो सही हुआ। चाहे जेडीयू के उम्मीदवार की घोषणा की बात हो तो ईश्वर मंडल को लगातार दिखा रहा था, जबकि अशरफ हुसैन साहब का भी नाम बहुत लोग चला रहे थे। लेकिन अंदर की जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास कि इस बार जो है दरभंगा ग्रामीण में ईश्वर मंडल जी को मिल सकता है, ये नया चेहरा है। हालांकि अचानक से इस तरह का जो मामला हुआ, ये चौंकाने वाला फैसला इस तरह का बीजेपी करती नजर आती है। फिलहाल दरभंगा में तो चुनाव लगभग संपन्न है। मधुबनी का जो चुनाव बाकी है, मधुबनी हम बात करें बेनीपट्टी जो सीट है, नलिनी रूपन झा वो भी काफ़ी मजबूती के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और परसौनी और बहुत सारे इलाके जो और भी जो जगह सब जो एरिया आते हैं उनके कैडेट्स भी वहाँ से बहुत मजबूत हैं। और उनके शाहिद हुसैन मस्तान जो कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी हैं युवा कांग्रेस के, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं। उनकी छवि का भी बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है नलिनी रूपन झा को, कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो वहीं हरलाखी से शब्बीर साहब का जो है नाम भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, युवाओं की बात करें, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, सबके मैंने जो रिव्यू निकाला है, क्योंकि जब मेरे पास रिव्यू नहीं था तो मैंने बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि हरलाखी का बताइए। एक्चुअली जब तक मैं रिपोर्ट नहीं लेता हूँ मैं बताता नहीं हूँ, काफ़ी पलड़ा मजबूत है उनका। और दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल मधुबनी का जो मेन सीट है, महानगर सीट है, समीर महासेठ, उनका थोड़ा पोजीशन डाउन है। लेकिन अब देखिए कि मजलिस का जो उम्मीदवार है मीम का या एमएम का, वो कितना वोट काटता है या किस तरह से पोजीशन ला पाता है, क्योंकि मजलिस के उम्मीदवार के लिए भी मुंबई से भी बहुत सारे लोग आए हैं, महिला की टीम भी आई है मजलिस की तरफ से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है कि इस तरह के कैडर्स पहुंच रहे हैं यहाँ के जो मजलिस के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। समीर महासेठ है, यहाँ से कई बार के विधायक है, उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में, काफ़ी पैठ है उनका। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये पलड़ा किस ओर। माधव आनंद भी सुनने में आता है कि वहाँ से ये हैं, तो ये मजलिस और आरजेडी का बीच में मजलिस किस तरह से मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आरजेडी वहाँ कमज़ोर होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मजलिस इस बार जीत सकता है, लेकिन यहाँ तो पहली बार यहाँ लड़ने जा रहा है। तो कई कई जगह में क्या है, जैसे ग्रामीण में कि 2,500-3 हज़ार का मार्जिन लग रहा है कि हार और जीत का मजलिस और जेडीयू का। तो यहाँ भी इस तरह का समीकरण दिख सकता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे कैडर्स लोग आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि और भी जो मधुबनी के इलाके हैं वहाँ पर का जो हाल है वो ये जो पहला फेज़ जो गया है उसमें डिफरेंट पार्टीज़ ने जो अपना रुझान के अनुसार उनको सीट दिया है। तो महागठबंधन का कम से कम 10-15 सीट आगे है कम से कम इस एनडीए से। तो ये भी बढ़त बनाए। आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन भी है। मैं एज ए पत्रकार उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, चूँकि हम लोग के लिए कोई पार्टी नहीं है, हम सभी के लिए हैं। और जो निष्पक्ष खबरें होती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आरजेडी के खिलाफ बोलते हो, मजलिस के लिए बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, बीजेपी के लिए बोलते हो। ये नहीं है। एक्चुअली हमारा जो धर्म है, जो एक्चुअली पत्रकारिता का जो धर्म है, जो एक्चुअली सिचुएशन है, उसको बताना है। तो पहले फेज़ में जो 10 सीटें लगभग एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं,
लगभग 5-6 सीटों पे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से है। और उसके अलावा जो है मधुबनी की जो सीट है, फुलपरास वगैरह की, मंडल वगैरह का जो ये जो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसमें एक महिला और पुरुष उम्मीदवार है, मंडली ही है सेम, तो उसमें थोड़ा सा पलड़ा एनडीए का वहाँ पे भारी है। लेकिन अभी सेकंड फेज़ में ज़्यादातर सीटों में अभी अगर बात करें तो आरजेडी गठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसका बहुत ज़्यादा ये है। अमौर सीट से जो है अख्तरुल ईमान, ये बहुत बड़ी खबर है, अमौर सीट से अख्तरुल ईमान साहब हो सकता है कि सीट इनको जो है गंवानी पड़ सकती है। हालांकि चूँकि लोकसभा भी लड़े थे तो वो जीत नहीं पाए थे। दूसरी बात कि स्टेट लेवल के नेता बन गए थे, तो हो सकता है कि कमियां रहीं कि वो अपने इलाके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो अमौर सीट से अख्तरुल ईमान बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के उम्मीदवार उनके समक्ष जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, अंदरूनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने अपने आप को राज्यव्यापी नेता बनाने के चक्कर में अपना जो ग्राउंड के जो एक्चुअली वोटर थे उनसे कनेक्टिविटी उतनी नहीं बन पाई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन कांटे की टक्कर है, अभी वहाँ कांग्रेस आ गए उस सीट से। तो ये सेकंड फेज़ में भी ज़्यादातर सीटों में लगभग महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। चूँकि नीतीश कुमार के साथ जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे तो उन्होंने सीधे बोला था कि भाई नौकरियां वैकेंट हैं, नौकरी खाली है तो भरनी चाहिए। भले ही सरकार चली गई, लेकिन वो जो प्रोविज़न करके गए, जो विसल ब्लोअर बन के गए, जो एक सीटी बजा के गए, एक क्रांति ला के गए कि भाई इतनी सीटें खाली हैं, इतने पोस्टें खाली हैं, वो जो वैकेंट पोस्ट है वो भरने चाहिए। तो नीतीश कुमार गवर्नमेंट को भी मजबूरन वो काम करना पड़ा। तो ये सारा श्रेय जो है तेजस्वी यादव के साथ गया। इस वजह से ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मजलिस को इन्होंने जो दरकिनार किया था, अस्सलाम वालेकुम अशरफ शेख साहब, मजलिस को जो इन्होंने दरकिनार किया था, मजलिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो राजनीति में कोई सगा नहीं, कोई पराया नहीं। जैसे जैसे गठबंधन बनते हैं, जैसे जैसे समीकरण बनते हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि आखिर किस प्रकार की कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो यहाँ तक कि पिछले चुनाव में कह दिया कि अपने बाप के घर से नौकरी ला के देगा तेजस्वी यादव को। जबकि आप देख सकते हैं कि अपने गांव में नए नए बच्चे जो बैठे हुए थे उनको नौकरियां मिल गई, सीटेट एग्ज़ाम पास किए हुए थे, बीपीएससी क्लियर करके वो अब लोग अपने अपने दिनचर्या में लगे। अच्छा खासा माशाल्लाह कम से कम 50,000 रुपये सैलरी है उनकी। तो ये सब जो काम है ये प्लस पॉइंट है। तो ये जो एनडीए खेमे के जो वोट हैं वो भी आने जा रहे हैं इनको, तेजस्वी यादव को। हालांकि कुछ मजलिस को सीट ना देकर इन्होंने थोड़ी सी गलती की है और सीटें ज़्यादा जीत सकते थे। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऐसा शब्द बोल दिए ओवैसी को, जिसकी वजह से थोड़ा सा लूज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से महागठबंधन पहले फेज़ में कम से कम 8 से 10 सीटों से आगे है एनडीए से, और दूसरे फेज़ में और भी ज़्यादा लीड मिल रहा है। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो अपने क्षेत्र में गए थे वोट के लिए, वहाँ उनकी जनता ने उनका स्वागत गोबरों से कर दिया। ये असंसदीय शब्द है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल को कह रहे हैं कि भाई इनको शूट कीजिए। अरे भाई, उनको पीछे से ऑर्डर आएगा तब ना शूट करेंगे। तो विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिहार को बनाना क्या चाहते हैं? जो यूपी में जैसा राज चल रहा है, ना कोई कोर्ट का ना कार्रवाई, ना कुछ, सीधे बुलडोजर कार्रवाई बनना चाहते हैं। तो ये सब वो कारण है जो कि तेजस्वी यादव के पास प्लस पॉइंट है। खैर, मैं उनका सलाहकार नहीं हूँ कि मैं उनको बोलूँ कि थोड़ा बहुत आप जब बोलते हैं तो नहीं हूँ कि मैं राय मशवरा दूँ, लेकिन बचना चाहिए। जिनकी ज़रूरत भविष्य में पड़ सकती है आप उनके खिलाफ ना बोलें। और जिनका लगभग मजलिस का, आरजेडी का, महागठबंधन का बहुत सारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है नहीं बोलने चाहिए। तेजस्वी यादव अपने अपने जिला अध्यक्षों को, अपने अपने पंचायत अध्यक्षों को बोले कि जो उनके वोट के कन्वीनर्स हैं वो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से या दूसरे पार्टी के समर्थकों से भी बहुत सारा गलत बोल गए। नहीं बोलना चाहिए, जनता सम्मानित है। कब किसको क्या वोट कर दे, अंदर में जाकर किसका बटन दबा दे, क्या पता है। तो हमें आखिरी दम तक ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्स बंदे ने बोल दिया हम आपको वोट नहीं देंगे इसलिए हम उससे उखड़ जाएं। नहीं भाई, आप ऐसा व्यवहार कीजिए। हो सकता है एक्स बंदा आपका जाकर कॉन्फिडेंशियल है, आप पोलिंग बूथ के रूम के अंदर जाके आपका बटन दबा दे आपके व्यवहार के अनुरूप जाकर। ये राजनीति में पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है। यहाँ कोई दुश्मन कोई परमानेंट नहीं होता है।
ये एक्चुअलिटी है। अगर पार्लियामेंट की कैंटीन में जाकर देखें, विधानसभा की कैंटीन में जाकर देखें, तो ये सारे लोग, बहुत सारे लोग आपस में खाना खा रहे होते हैं और कैमरा जब चलता है, डिबेट शो आते हैं, तो सब अपना अपना एक स्लाइडो के माध्यम से अपना अपना एक अलग अलग दुकान लगाते हैं, क्योंकि सब पार्टी बनाने का उद्देश्य ही होता है कि भाई अपना अपना विचारधारा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से कम 15 लगभग सीटों से ये जीतने जा रहे हैं और चांसेस है कि अगर 15 सीट कम पड़ी, मुझे तो नहीं लगता है कि कम पड़ेगी, तो मजलिस के उम्मीदवार की भी ज़रूरत पड़ सकती है। महबूब आलम, वहाँ पे आदिल हसन के साथ मुकाबला है। महबूब आलम पुराने मंझे हुए नेता है, हालांकि उम्र का तकाजा है, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है उनका, लेकिन आज भी जनता के बीच उनकी आज भी पकड़ है। अभी भी आदिल हसन से ज़्यादा मजबूती पकड़ महबूब आलम का बलरामपुर से है। तो मैंने भी उनके साथ कई रिपोर्ट्स किए, मैंने उनके साथ कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के नेता हैं। तो चांसेस है कि इस बार भी बलरामपुर से महबूब आलम जीत सकते हैं। और भी जो कैंडिडेट्स हैं माले के, काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। माले ने इस बार सिंह राजपूत वगैरह को भी, यादव जी को भी दिया है, और इसमें छोटी जाति और महादलित का भी बहुत रिप्रेजेंटेशन है, जो कि दिखाता है कि महागठबंधन बहुत अच्छे कगार पे, सेकेंड फेज पे जा रहा है। तो इस बार जहाँ तक मुझे लगता है बहुत करीब है चुनाव। आज 9 तारीख है, 10-11 को आखिरी चुनाव का वोटिंग होना है, फिर 14 को रिजल्ट आना है। मेरे ख्याल से अभी जो लीड, पहले चरण जो ख़त्म हुआ है, दूसरे चरण में जो गेन करने की उम्मीद है, वो फिर महागठबंधन को इस तरह से सरकार बनाने जा रही है। अगर 10-15 सीट कम पड़ेगी या 8-10 सीट कम पड़ती है, तो मजलिस और अन्य का भी जुगाड़ लगाने का पूरा ये कर दिया। आप लोगों को पता है कि अमित शाह को अपनी स्थिति दी गई है, इसलिए वो पटना में अपना डेरा डंडा जमा लिए हैं। जिस 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, वहाँ के लिफ्ट के कैमरास जितने भी हैं, उसको उस पर पेपर चिपका दिया गया है। अरे भाई, आप किससे मिल रहे हो? आप देश के गृह मंत्री हो। आप ऐसा, अगर आपके निगरानी में नहीं हो रहा है, तो आप इनको मना क्यों नहीं करते हैं कि होटल के स्टाफ आपके कैमरे के ऊपर पेपर क्यों चिपका रहे हैं? ये अंदरूनी खबर है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास को इस खास विशेष कड़ी रिपोर्ट में यही इजाज़त दीजिए। तहसीन गिलानी लाइव के चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाकवास के साथ बने रहिए तहसीन गिलानी लाइव के साथ। जय हिंद।